सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पहले से पता है कि हमारी सीरीज़ चल रही है, इसमें 2 वीडियो पहले आ चुके हैं। हिंदी भाषा और विकास पे हम बात कर रहे हैं। तो 40 क्वेश्चन हो चुके हैं 20-20 में। इस वीडियो में मैं आपको 25 क्वेश्चन करवाऊँगी और ये हमारा चैप्टर लगभग ख़त्म हो जाएगा। बुक है ये हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, हेमंत कुकरेती और स्मिता कुकरेती, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली। किसी को बुक खरीदनी हो तो बुक खरीद सकते हैं। तो यहाँ सारी चीज़ें इसकी मैं करवाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी बुक लगी है। सभी क्वेश्चन जो हैं अच्छे छाट के इन्होंने डाले हैं, बहुत अच्छा प्रयास है। और ये KVS, TGT, PGT, MA एंट्रेंस सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले लेखक कौन हैं? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले लेखक कौन हैं? तो ये हैं चंद्र शर्मा गुलेरी। अपभ्रंश का प्रथम कवि कौन है? अपभ्रंश का प्रथम कवि कौन है? तो ये आप सबको पता ही होगा, स्वयंभू, जो कि 8वीं सदी के हैं, 8वीं सदी के माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 43। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? सन 1963 में। राजभाषा अधिनियम संशोधन कब हुआ? देखिए, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखिए। वैसे भी हमें याद होने चाहिए। तो यह हुआ सन 1967 में। राजभाषा अधिनियम कब बना? 1963 में। और संशोधन कब हुआ? 1967 में। दोनों ही सन याद रखिएगा। सन 1955 में राष्ट्रपति ने जिस भाषा आयोग की नियुक्ति में उसमें सदस्य थे कितने? 5, 11, 21, 7। एक चीज़ पता चल गई कि 1955 में आपको राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग की नियुक्ति की थी। तो राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब की गई? तो आपका आंसर मिल गया 1955 में। अभी हमने बात करी थी 1963 में और 1967 में। कब? तो ये बात कर रहे हैं हम, राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग कब बनाया? 1955 में। उसमें कितने सदस्य थे? सदस्यों की बात यहाँ कर रहे हैं, तो उसमें थे 21 सदस्य। हिंदी और हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद किसके नेतृत्व में हिंदी में हुई? हिंदी और हिंदुस्तानी भाषा संबंधी विवाद हुआ तो किसके नेतृत्व में हुआ? क्वेश्चन नंबर हम 46 की बात कर रहे हैं। तो पुरुषोत्तम दास टंडन, इसका सही आंसर होगा पुरुषोत्तम दास टंडन। पंडित किशोरी दास वाजपेयी, जो नाम इसमें आ रहे हैं तो वो महत्वपूर्ण नाम है, जिन्होंने कुछ न कुछ हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पंडित किशोरी दास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किस युग से अभिनीत किया है? पूर्वार्ध को किस युग से उन्होंने अपनी पुस्तक में किस युग से अभिनीत किया है? तो वो है लाल युग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाएगा? देखो, कन्फ्यूज़न होगा, 18वीं है कि 19वीं है, तो आंसर आपका रहेगा 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी, ये आपका आंसर है 19वीं शताब्दी। हिंदी में मडियाली बोली का संबंध किससे है? मंडी, अनुमान लगा सकते हैं मंडी कहाँ पर है? तो ये पहाड़ी हिमाचली है, हिमाचल में है मंडी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? देखिए, बांगरू,
ब्रज, अवधी, बांगरू और ब्रजभाषा और अवधी पश्चिमी हिंदी में आती हैं। तो बच गया कौन सा? मैथिली। इस प्रकार भी आप ऑप्शनों से क्वेश्चन बना सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, भाषा के निर्माण में अपभ्रंश में क्षेत्रीय और देशीय भाषाओं के अधिक मिश्रण के फलस्वरूप हुआ है। यह नाम अपभ्रष्ट का विकृत रूप है। अपभ्रष्ट का संबंध संस्कृत से है। प का विकार व के रूप के हुआ है और षष्ठ का ठ में परिवर्तित हो गया है। मध्यकालीन आर्य भाषा की यह अंतिम कड़ी है। देखो सारी चीज़ें समझाई गई हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा की इस अवस्था को कड़ी को अपभ्रंश तथा हिंदी के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो वो कौन सी है रूप माना जाता है, बताइए। अगर आपको क्वेश्चन समझ आया हो तो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो ये है बीच की कड़ी अपभ्रंश। अगर आपने भाषा के सीक्वेंस को पढ़ा हो, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, आवहट और अपभ्रंश, फिर खड़ी बोली, तो यहाँ हमारा आंसर हिंट्स दिए हैं इसने उसी को बताने के लिए। सौर श्रेणी अपभ्रंश राजनीतिक तथा भाषा के वैज्ञानिक कारणों से राष्ट्रभाषा का रूप ले रही थी। उसी का परिवर्तित रूप ईसा की 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत की साहित्यिक भाषा बन रहा यह अवहट ही है। और भाषा विकास की दृष्टि से अवहट अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था है, किंतु साहित्य रचना इस भाषा में 14वीं शताब्दी तक रही है। यह कथन किसका है? यह कथन आप अनुमान लगा सकते हो किसका हो सकता है। शिव प्रसाद सिंह का है ये। निम्न कृतियों की भाषा हमने बतानी है। निम्न कृतियों की किस भाषा में हुआ है? संदेश रासक 12वीं शताब्दी में दामोदर पंडित, कृति लत्ता, कीर्ति पताका 14वीं शताब्दी में विद्यापति, वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी में ज्योतिश्वर ठाकुर, ज्ञानेश्वरी 14वीं शताब्दी में संत ज्ञानेश्वर। तो ये किस भाषा के हैं? आंसर रहेगा अवहट भाषा। अपभ्रंश का समय सीमा बतानी है अपने। अपभ्रंश की समय सीमा तो 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी। देखिए पूर्व नहीं, आप क्वेश्चन को गलत नहीं कीजिएगा। 500 से लेकर, इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। अवहट की समय देखो इससे पहला है अपभ्रंश। अब हमने अवहट की समय बताना है। तो इसका माना जाता है 1000 ईस्वी से लेकर 1400। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डैश शब्द का अर्थ भाषा के सामान्य मापदंड से बिगड़ा हुआ रूप है। संस्कृत के आचार्यों और इस भाषा के विद्वानों ने इसे देश भाषा कहा है। देखिए आपको हिंट्स मिलते जाएंगे। इसके बता दिए हैं। स्वयंभू, पुष्पदंत और ग्राम्य भाषा कहा है। 19वीं सदी के जो विद्वान हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, भंडारकर, सुनीति कुमार चटर्जी इत्यादि ने भी इसको देश भाषा कहा है। जबकि याकोबी, कीथ
यूल्थ, ब्लॉक, आसफोल्ड, इन्होंने इसको साहित्यिक भाषा कहा है। तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन सी भाषा है ये। जिसने थोड़ा भी इसको पढ़ा हुआ है तो वो इसका आंसर आराम से दे सकता है। इसका आंसर है हमारा अपभ्रंश। ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? तो आप लोगों को अनुमान ही होगा। ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत। क्या आंसर आएगा? वैदिक संस्कृत। वाल्मीकि द्वारा कृत रामायण और महाभारत किस भाषा में लिखी गई हैं? रामायण और महाभारत की भाषा बतानी है आपने। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं जल्दी से। संस्कृत। अब देखिए, कोई कहेगा इसमें वैदिक संस्कृत क्यों नहीं आई? तो संस्कृत के दो रूप थे, लौकिक और वैदिक। तो यहाँ जो आजकल की संस्कृत है वो आ चुकी थी उस समय तक। आप हिस्ट्री से रिलेट करके क्वेश्चनों को भी निकाल सकते हैं। कालिदास, भवभूति, जयदेव किस भाषा के रचनाकार हैं? कालिदास, भवभूति और जयदेव सभी के सभी संस्कृत भाषा के रचनाकार हैं। बुध वचनों में त्रिपिटक, सुत पिटक, अधिधम पिटक, देखो तीन, ये सूत पिटक, धम पिटक और विनय पिटक की रचना हुई है डैश में। हमने यही बताना है। बौद्ध दर्शन की रचनाएं, जाति, ये आप अनुमान लगा ही सकते हो कि कौन सा है। बौद्ध, जिसने थोड़ी सी भी तैयारी किसी भी फील्ड में की है तो वो अनुमान लगा सकता है। और बुद्ध के समय में कौन सी भाषा थी उसका भी अनुमान लगा सकता है। तो पाली भाषा इसका सही आंसर आएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत भाषा काल में डैश भाषा होती थी? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत साहित्यिक भाषा काल डैश की जनभाषा कौन सी थी? भाई ये आपने बतानी है। 61 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो प्राकृत भाषा इसका आंसर आएगा। प्राकृत पाली से पहले का दौर है और प्राकृत उसके बाद का दौर है। नागर, उपनागर, आभीर, ब्राचट किसके भेद हैं? तो ये अपभ्रंश के भेद हैं। डैश का कालखंड है 5वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक। इसकी प्रमुख रचनाएं देख लीजिए। भविष्यत, कहा, जसहर चरित्र पढ़ रखा है ये सभी आपने। महापुराण, पुष्पदंत, परमचरु, स्वयंभू, कर्कटचरहु, दोहा कोश, ये सारी की सारी की भाषा जो है कौन सी है? अपभ्रंश इसका आंसर है अपभ्रंश। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन ही मैंने आपको बताए थे कि 65 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। निम्न भारतीय आर्य भाषाओं में किसका समय सीमा ठीक नहीं है? निम्न आर्य भाषाओं में किसका समय सीमा ठीक नहीं है? यानी सबका समय सीमा अपने देखनी है। कौन सा गलत है ये यानी आपके 4 क्वेश्चन इसके अंदर बन रहे हैं। तो किसकी समय सीमा सही नहीं है ये आपने देखना है। तो वैदिक संस्कृत का 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व ये बिल्कुल सही है। दूसरा है लौकिक संस्कृत 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, ये भी बिल्कुल सही है। पाली है 500 ईस्वी से लेकर के 1 ईस्वी, तो ये भी सही है। प्राकृत 100 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी, तो ये गलत है, 100 नहीं, यहाँ 1 आएगा। 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से बता दिया है। 1 ईस्वी से लेकर के प्राकृत की समय सीमा ही इसमें बता दी गई है। तो मैंने अभी आपको आंसर बताया 1 ईस्वी से लेकर के
500 ईस्वी। तो ये आंसर कौन सा है आपका? बी। उम्मीद करती हूँ आपके लिए यह जानकारी सही रही होगी। ये नेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेट में अपभ्रंश इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में आप अभी रीट हुआ है, रीट, एनवीएस, केवीएस और एमए एंट्रेंस, यानी हर जहाँ कभी भी आप हिंदी साहित्य की बात करेंगे तो ये हिंदी भाषा से संबंधित वीडियो है। और इसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अब शुरुआत ही इसी से तैयारी की कीजिएगा। बहुत ही लाभदायक आपके लिए रहेगा। धन्यवाद।